अब बढ़ते हैं हम लोग सीबीएसई 2017 के क्वेश्चन पे, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन है बहुत बढ़िया जो कि एनसीईआरटी का भी है। कह रहा है कि ऑन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ फुट ऑफ टावर, ऑन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फुट ऑफ टावर, 2 points C and D are distances of 4 meter and 16 meter from the foot respectively. If the angle of elevation from C and D of the top of the tower are complementary, then find the height of the tower. ठीक है, यानी कि हमको हाइट ऑफ टावर निकालना है। और कहानी क्या है, ऑन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फुट ऑफ टावर। एक फुट ऑफ टावर है, ये एक फुट ऑफ टावर है हमारा, और ये टावर के जो फुट है उससे हमारा एक स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है, ठीक है ना। क्या पास कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन। सीधा बोला है उन्होंने, ऑन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फुट ऑफ द टावर, 2 points C and D are distances 4 meter and 16 meter from the foot respectively. कह रहा है कि यहाँ से एक पॉइंट C है और एक पॉइंट D है। जो C की दूरी है वो 4 मीटर है और जो D की दूरी है, मान लो C यहाँ पे है, ठीक है ना, यहाँ पे C मान लो, तो ये दूरी आपका 4 मीटर है। और इसी पॉइंट से, ये नहीं कि 4 मीटर के बाद ये 16 सेंटीमीटर है, नहीं, यहाँ से ही टोटल डिस्टेंस इन्होंने दे रखा है कि ये डिस्टेंस आप मान लीजिए 16 मीटर है। तो यानी कि ये बच गया हमारा कितना, 12, क्योंकि 4 मीटर ये और ये 12 मीटर ये, तो 2 पॉइंट है। फिर आगे बोल रहा है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम C and D, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम C and D ऑफ द टॉप ऑफ द टावर आर कंप्लीमेंट्री। इसका मतलब ये C पॉइंट है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब पहले सीधा देखेंगे और उसके बाद जितना ऊपर देखेंगे, तो ये हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन टावर का। टावर मान लो इतना ही है, ठीक है, ये थीटा, और ये एंगल जो है आपका, ये एंगल, ये दोनों एंगल एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री है। तो कंप्लीमेंट्री एंगल को मानने का तरीका है कि अगर इसे थीटा मानते हो तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा मानो। क्यों? क्योंकि दोनों का सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, तब माना जाता है कि वो कंप्लीमेंट्री एंगल है। तो अगर दोनों को जोड़ोगे 90 माइनस थीटा को और थीटा को, तो तुम जोड़ोगे तो पाओगे कि ये 90 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि ये कट जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। कोई दिक्कत नहीं है, निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो इसको C माने हो और D माने हो, इसको A मान लो, इसको B मान लो। अब फिर से राइट एंगल वाला ट्रायंगल और एक जो एंगल गिवन है उसका यूज करो। तो एक थीटा है और ये 90 डिग्री है, तो एक कंसीडर हो सकता है हमारा BCA। तो कंसीडर करो, कंसीडर ट्रायंगल BCA। तो BCA में हम लोग tan थीटा लिख सकते हैं बहुत आराम से। कितना, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर और बाई बेस। तो tan थीटा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर तो हो गया हमारा h जो हाइट ऑफ टावर है, और बेस हो गया हमारा 4। ऑल्सो कंसीडर क्या, ऑल्सो कंसीडर ट्रायंगल 90 माइनस थीटा वाला और एक 90 डिग्री वाला, यानी कि D वाला और 90 डिग्री A पे है, तो DA और B, DAB। इसमें अगर हम tan ले लें अगर, तो tan 90 माइनस थीटा, तो tan ही लिए हैं, तो tan ऑफ कोई भी एंगल हो तो वो तो फार्मूला हमारा परपेंडिकुलर बाई बेस ही होगा। तो अब 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर हमारा हाइट ही होगा टावर का, और बेस हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, जो कि 16 मीटर दिया है। 12 मत लिख देना, क्योंकि यहाँ से लेके A तक का डिस्टेंस को बेस कहेंगे, तो ये 16 होगा। अब tan 90 माइनस थीटा हो जाता है cot थीटा कंप्लीमेंट्री एंगल से, और ये h/16 हो गया। अब देखो यहाँ से इस tan थीटा को हम लोग अगर tan थीटा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या, 1/tan थीटा इज इक्वल टू h/16। अब tan थीटा का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, है ना, या फिर पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो h इंटू tan थीटा इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। यहाँ से h इंटू tan थीटा बराबर 16। अब tan थीटा का वैल्यू हम लोग h/4 रख देंगे, तो ये h पहले से है, और tan थीटा का वैल्यू h/4 और इक्वल टू 16। तो h में h का गुना करेंगे तो h स्क्वायर, और ये 16 चौके 64, तो इसका मतलब h बराबर हो गया हमारा 8, 8 64 हो जाता है। दैट मीन्स कि हाइट ऑफ टावर क्या हो गया हमारा, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 8 मीटर। ठीक है जी। देखिए इसी ईयर में 2017 में एक और क्वेश्चन पूछा है जो कि सेक्शन डी का है। कह रहा है
कि एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 300 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, यानी कि ग्राउंड से कितना हाइट ऊपर, ग्राउंड से कितना हाइट ऊपर, 300 मीटर ऊपर एक एरोप्लेन क्या हो रहा है हमारा, फ्लाई कर रहा है यहाँ पे। फिर कह रहा है कि फ्लाइंग एट दिस हाइट द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द एरोप्लेन ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन बोथ बैंक्स ऑफ द रिवर इन अपोजिट डायरेक्शन आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। ये जो जहाज उड़ रहा है वो नदी के बीच में उड़ रहा है, और नदी में 2 किनारा होता है, एक इधर एक उधर, तो दोनों किनारों का एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें दिया हुआ है। एरोप्लेन के किसी खिड़की से कोई देख रहा है और उसको जो बीच में नदी है उसके दोनों किनारों का एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है। इसका मतलब मान लो कि एक किनारा इधर है और एक किनारा कहीं यहाँ है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में दोनों किनारा है और दोनों के बीच में हमारा एरोप्लेन उड़ रहा है। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो दिया वो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो वो बंदा सीधा देखेगा और सीधा देखने के बाद जितना एंगल नीचे आंख करेगा वो हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। फिर यहाँ से फिर वो बंदा सीधा देखेगा और जितना अपनी आंखें को झुकाएगा वो हो जाएगा ये एंगल। और ये हमारा हो गया नदी की चौड़ाई, जिसको कि हम लोग ए से लेके बी तक मानते हैं। ठीक है ना, ये होगी हमें नदी की चौड़ाई। तो इन्होंने एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या क्या दिया है उसको देखा जाए तो 45 डिग्री और 60 डिग्री, तो ये हम मान लेते हैं 60 डिग्री और ये मान लेते हैं 45 डिग्री, किसी एक को मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब आगे क्या कह रहा है कि फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, यानी कि हमको इस रिवर की चौड़ाई को निकालना है। तो रिवर की चौड़ाई तो ये पूरी लेंथ हो गई, यानी कि हमको ये पूरा लेंथ ही निकालना है। तो एक काम करते हैं, ये तो हमारा राइट एंगल है, इस पॉइंट को हम लोग सबसे पहले ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और ए इसको माने हैं तो इसको सी कर देते हैं और इसको डी कर देते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे हम लोग क्या मान लेंगे कि ये वाली जो डिस्टेंस है उसको हम लोग मान लेते हैं x, और ये वाली डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं y। और जब x भी निकाल लेंगे और y भी निकाल लेंगे तो x प्लस वाई भी निकल जाएगा। दूसरा चीज़, अब यहाँ पे अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 60 डिग्री ही होगा, क्योंकि एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। ये 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री। अब देखो ये ए बी डी ट्रायंगल एक बार कंसीडर करो, है ना, कंसीडर ट्रायंगल ए बी डी। अगर ए बी डी ट्रायंगल कंसीडर करेंगे तो tan 45 डिग्री क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो 45 डिग्री 1 होता है तो 1/1, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इस 45 डिग्री के लिए, तो ये ए से बी तक जिसका हाइट हमारा 300 है, 300 मीटर, और बेस हमारा वाई है। इसका मतलब हमारा वाई निकल गया कितना, 300 मीटर। अब आ जाते हैं इस ट्रायंगल में, तो लिखेंगे अगेन कंसीडर ट्रायंगल ए सी बी। अब अगर ए सी बी ट्रायंगल कंसीडर किए हो, ए सी बी ये राइट एंगल है, तो आप tan 60 डिग्री ले लो। तो tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो अभी परपेंडिकुलर कौन काम करेगा, 60 डिग्री के लिए भी तो परपेंडिकुलर हमारा यही है 300, तो ये 300 और बाई बेस हमारा x। अब tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 और ये हो गया 300/x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आएगा x √3 इज इक्वल टू 300। अब √3 को अगर हम बराबर उधर भेज दें तो x इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई √3। अब यहाँ पे आप रेशनलाइज कर दो तो ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा √3। तो अब ये √3 3 हो जाएगा, और 3 से ये अगर 3 हो गया तो 3 1 जा 3 100 बार में कट जाएगा। तो इस तरह से हमारा x का वैल्यू 100√3 आया। तो इन्होंने √3 का वैल्यू दे रखा है 1.732, तो इसका मतलब x का वैल्यू हमारा हो जाएगा 100 × 1.732। अब यहाँ पे देखिए अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पॉइंट उधर शिफ्ट कर जाएगा, तो x का वैल्यू हो गया 173.2 मीटर। अब यहाँ पे देखिए हमसे ये x और y नहीं पूछा था, बल्कि हमसे विड्थ ऑफ द रिवर पूछा था। तो क्या लिख देंगे, विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ ऑफ द रिवर लिख देंगे, विड्थ ऑफ द रिवर इज इक्वल टू, सबसे पहले तो y का वैल्यू इन्होंने 300 मीटर दिया था वो लिखेंगे, और प्लस x का वैल्यू अभी अभी आया हुआ है 173.2, यानी कि ये हो जाएगा 473.2 मीटर। दिस इज द विड्थ ऑफ द रिवर।
ठीक है ना। तो ये सीबीएसई आपका 2017 का भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, हाइट एंड डिस्टेंस का। अब हम लोग बढ़ेंगे सीबीएसई 2016 के क्वेश्चन पे। हम लोग शुरू करते हैं सीबीएसई 2016 का पहला क्वेश्चन जो हाइट एंड डिस्टेंस का है। कह रहा है कि अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजेंटल, यानी कि एक सीढ़ी है, ठीक है, जो हॉरिजेंटल से कितना डिग्री का एंगल बना रही है, 60 डिग्री की, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि इफ द फुट ऑफ द लैडर इज 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, तो ये हमारा दीवार है मान लीजिए, और दीवार से ये जो लैडर है हमारा, ये लैडर है दीवार से, वो कितना मीटर दूरी पे है, 2.5 मीटर। ये हमारा वॉल है, ये 2.5 मीटर है। मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, तो ये लैडर का लेंथ को निकालिए। तो जरा सोचिए कि अगर ये 60 डिग्री दिया है और ये बेस दिया है, तो हमसे हाइपोटेनस तो पूछ रहा है, क्योंकि सीढ़ी तो यही है। तो क्या लिख देंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी कॉस 60 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि कॉस 60 डिग्री ही बेस और हाइपोटेनस को जोड़ता है। तो कोस 60 डिग्री हो गया 1/2, बेस हमारा हो गया 2.5 और हाइपोटेनस हमारा हो गया सीढ़ी की लंबाई। तो सीढ़ी की लंबाई हम AC कह सकते हैं। तो इसका मतलब कि AC बराबर हो जाएगा 2 × 2.5, यानी कि इसको करेंगे आप तो 2.5 दूना 5 हो जाता है, यानी कि 5 मीटर की सीढ़ी है आपकी। यानी कि हम लिख देंगे कि द लेंथ ऑफ लैडर इज इक्वल टू 5 मीटर, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखिए इसी ईयर का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ डेक ऑफ अ शिप विच इज 10 मीटर अबव द वाटर लेवल, यानी कि यहाँ पे एक वाटर लेवल है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे मान लीजिए कि एक वाटर लेवल है और इसके ऊपर एक 10 मीटर ऊंचाई पे, 10 मीटर ऊंचाई पे क्या है हमारा, एक मैन खड़ा है, ठीक है ना। अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ डेक ऑफ अ शिप विच इज 10 मीटर above the water level. Observe the angle of elevation of the top of a hill as 60 degree and the angle of depression of the base of the hill is 30 degree. 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब जरा सोचिए कि ये बंदा इसके ऊपर यहाँ पे 10 मीटर के हाइट पे यहाँ पे है और एक पहाड़ी को देखता है ना। हिल का मतलब होता है पहाड़ी, तो पहाड़ी का एक टॉप होगा और एक बॉटम होगा जो कि आपका सी लेवल पे ही है, ठीक है ना, सी लेवल के समानांतर है ना। तो यहाँ पे जब टॉप का वो देखता है एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए पहले बंदे को सीधा देखना पड़ेगा, और ये सीधा देखने के बाद जितना वो आंखें अपने ऊपर करेगा उसको हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे, और जितनी आंखें नीचे करेगा उसको हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। तो दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ है इन्होंने, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द हिल इज 30 डिग्री, यानी कि ये 30 डिग्री है और ये आपका 60 डिग्री है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप एंड द हाइट ऑफ द हिल, यानी कि सबसे पहले तो हमको ये जो हिल है उसका दूरी इस यहाँ से कितनी है ये निकालना है, और हाइट ऑफ द हिल निकालना है, यानी कि ये टोटल हाइट निकालना है। तो ये अगर 10 मीटर है तो अगर हम लोग पैरेलली चले हैं तो ये भी हमारा 10 मीटर ही होगा, तो इसके हाइट को हम लोग केवल मान लेंगे h, और अगर हमारा ये h निकल जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। तो इसको मान लेते हैं ABCDE। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़िए तो और मजा आएगा। कह रहा है कि अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ डेक ऑफ अ शिप विच इज 10 मीटर अबव द वाटर लेवल, तो 10 मीटर ऊपर एक बंदा खड़ा है वाटर लेवल से। ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ हिल इज 60 डिग्री, टॉप ऑफ हिल क्या है 60 डिग्री, एंड द बेस ऑफ द हिल इज 30 डिग्री, और बेस ऑफ द हिल 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री। तो अगर ये 30 डिग्री है तो यहाँ भी आपका 30 डिग्री ही बनेगा, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप, शिप से हिल का जो डिस्टेंस है वो कितनी है, यानी कि ये x मान लिए हैं, एंड द हाइट ऑफ द हिल, और हिल का हाइट कितना है, तो हाइट तो हमारा h + 10 होगा, यानी कि हमको मोटा मोटी h निकालना है और x निकालना है। x तो बहुत ही आराम से निकाल लेंगे, ये 10 मीटर दिया, ये 30 डिग्री दिया है, तो हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री देख रहे हैं, एक 60 डिग्री वाला 90 डिग्री ये है। दो ही टाइप इसमें हम लोग हमेशा याद रखते हैं कि एक एंगल जो हमें गिवन है और एक राइट एंगल वाला ट्रायंगल, वो ढूंढ लेंगे, उसमें साइन कॉस टेन लगा दो। तो ठीक है, क्या लिखेंगे, कंसीडर ट्रायंगल, पहले नीचे वाला CED
tan ले लो, क्योंकि tan 30 डिग्री हमें परपेंडिकुलर और बेस को जोड़ देगा। तो tan 30 डिग्री हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि 10, है ना, या परपेंडिकुलर पहले लिख लो, फिर हमारा बेस होगा, परपेंडिकुलर हो गया हमारा 10 और बेस हो गया हमारा x। तो ये 30 डिग्री का मतलब हो गया 1/√3 इक्वल टू 10/x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर किया जाए तो x का वैल्यू हो जाएगा 10√3। इन्होंने √3 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो हम आंसर यही छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, और नहीं तो √3 का वैल्यू हम डाल भी सकते हैं 1.732, तो 1.732 होगा। तो ये 10 से गुना होगा तो दशमलव उधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि 17.32 मीटर, है ना, ये लगभग होता है, क्योंकि √3 का वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होता है 1.732, लगभग वैल्यू होता है। चलिए, अब इन्होंने हाइट पूछा था तो ऊपर वाला ट्रायंगल को कंसीडर करो। दूसरा चीज, अगर ये हाइट, ये डिस्टेंस x है तो ये भी डिस्टेंस x ही होगा। इसका मतलब ये x डिस्टेंस 10√3 आया हुआ है तो ये भी हमारा 10√3 ही होगा। अब अगर हमको ये h का वैल्यू निकालना है तो हम tan 60 डिग्री लिखेंगे, है ना। कंसीडर ट्रायंगल ABC, है ना, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो 60 डिग्री के लिए हमारा परपेंडिकुलर केवल यहाँ से यहाँ तक होगा, क्योंकि यहीं पे राइट एंगल है, नीचे नहीं जाएंगे, तो केवल h लिखेंगे, और बेस हमारा हो जाएगा 10√3। अब देखिए 60 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 10 में √3, और बराबर में हमारा है h/10√3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम लोग तो h बराबर हो जाएगा 10√3 इंटू √3। इसका मतलब 3 बाहर आ जाएगा, इसका मतलब जो h है हमारा वो 30 हो जाएगा, 30 मीटर, क्योंकि ये 3 बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो जाएगा, हाइट ऑफ हिल नहीं हो जाएगा। हाइट ऑफ हिल तो हमारा ये टोटल होगा ना, तो लिख देंगे हाइट ऑफ हिल इक्वल टू 30 और प्लस 10 यानी कि 40 मीटर, है ना। इसको घेर के आंसर लिखेंगे। फिर ये बोला है कि डिस्टेंस फ्रॉम द शिप ऑफ द हिल, तो ये लिख देंगे कि द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप इज इक्वल टू 10√3 मीटर या 17.32 मीटर लगभग। अगर √3 का वैल्यू दिया होता तो वो लिखते, नहीं तो आप यही आंसर लिखो 10√3, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए CBSE 2016 का ही एक और बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है इसमें कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप Q ऑफ अ वर्टिकल टावर PQ फ्रॉम अ पॉइंट X ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। पहले इतना बोला, इतना का फिगर बना लेते हैं। कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना, किसका, तो ऑफ द टॉप Q ऑफ अ वर्टिकल टावर PQ। तो वर्टिकल टावर PQ है और Q को बोल रहा है टॉप, यानी कि P हमारा नीचे हुआ और टावर कहाँ होगा, ग्राउंड के ऊपर। तो ये ग्राउंड के ऊपर हमारा टावर हो गया। और कह रहा है कि एक पॉइंट X है हमारा, यहाँ से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमारा 60 डिग्री है ना, ये हमारा 60 डिग्री है। फिर से आप पढ़ेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप Q ऑफ अ वर्टिकल टावर PQ फ्रॉम अ पॉइंट X ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। फिर कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट Y, है ना, X तो ये हो गया, एक और पॉइंट Y है, और Y के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है कि 40 मीटर वर्टिकली अबव X, यानी कि X से वर्टिकली अबव कितना, 40 मीटर। तो ये हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा 40 है ना, 40 मीटर की दूरी पे ऊपर है हम, और ये हमारा Y हो गया। अब यहाँ से कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप Q, उसी Q का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टावर का वो 45 डिग्री है। तब यहाँ से अगर एंगल ऑफ एलिवेशन देखना है तो सबसे पहले बंदे को सीधा देखना होगा, है ना, पहले सीधा देखना होगा, और सीधा देखने के बाद जितनी आंखें ऊपर करेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। इन्होंने इसे दिया था 45 डिग्री, है ना। फिगर वैसे बहुत ज़्यादा करेक्ट नहीं है, इसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं हम। देखिए, है ना, ये 45 डिग्री लगता है अगर, और ये 90 डिग्री रहता है तो ये भी 45 ही रहता है। तो ये हाइट, ये लेंथ और ये लेंथ लगभग बराबर होना चाहिए, है ना। तो अभी भी वैसे ये बड़ा लग रहा है, लेकिन आपको समझना है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए आगे क्या कह रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप Q ऑफ अ टावर इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर PQ। तो ये जो PQ है टावर, इसका हाइट बताना है। तो सबसे पहले तो अगर ये 40 मीटर ऊंचा है Y, तो अगर ये 40 है तो यहाँ से यहाँ तक भी अगर हम इसको मान लीजिए R मान लेते हैं, तो ये R भी हमारा 40 मीटर ऊपर होगा, क्योंकि हम लोग पैरेलली चलते हैं।
अब 40 मीटर से ऊपर जितना हाइट है, अगर उस हाइट को हम स्मॉल h मान लेते हैं, तो ये अगर h निकल जाएगा तो टावर का हाइट PQ भी निकल जाएगा, है ना, क्योंकि टावर PQ की लंबाई h + 40 होगा, h + 40 होगा। ठीक है, चलिए और क्या पूछ रहा है इसमें, तो और पूछ रहा है कि एन द डिस्टेंस px, तो ये px का डिस्टेंस भी पूछ रहा है, तो इसको हम मान लो स्मॉल x मान ले रहे हैं। इसमें बोला है कि √3 का वैल्यू आप ले लो 1.73 ओनली, 1.732 नहीं बल्कि 1.73, कोई बात नहीं। सबसे पहले जो हम आपको बताए थे कि एक राइट एंगल और एक गिवन एंगल यूज होने वाला ट्रायंगल को देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल और एक राइट गिवन एंगल, तो ये 45 डिग्री दिख रहा है और एक 90 दिख रहा है, तो ये ट्रायंगल हम लोग कंसीडर कर सकते हैं YRQ। फिर अगर इसको कंसीडर करना होगा तो ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो एक ट्रायंगल कंसीडर कर लेंगे XPQ। तो सबसे पहले ऊपर वाला कंसीडर करते हैं, कंसीडर ट्रायंगल, एक Y 45 डिग्री, एक R 90 डिग्री और Q, तो क्या हो जाएगा हमारा tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये तो 1/1 हो जाता है। परपेंडिकुलर 45 डिग्री के लिए क्या होगा H, जो कि QR होगा, Q से R तक H है, तो ये H हो गया, और बटे में B का वैल्यू, तो B का वैल्यू क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, अगर ये x है तो ये भी x ही होगा, तो इसका मतलब ये x ही मानेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि H बराबर x। फिर अगेन कंसीडर दूसरा वाला ट्रायंगल, कंसीडर ट्रायंगल कौन सा, तो एक होगा x 60 डिग्री वाला और एक होगा P 90 डिग्री वाला और एक होगा Q, XPQ। tan 60 डिग्री क्या लिखेंगे, तो tan 60 डिग्री लिखेंगे परपेंडिकुलर बाई बेस, तो 60 डिग्री का वैल्यू हो जाता है √3 और 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर होगा हमारा टोटल पूरा, तो ये H + 40, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा H + 40 ही होगा, तो ये हो गया H और +40 और डिवाइडेड बाई बेस, तो बेस कितना है हमारा, तो बेस हमारा x है, उसके लिए भी, तो ये x हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो √3x = h + 40, हमें तो h और x दोनों ही निकालना है, तो यहाँ से h बराबर x है, तो यहाँ पे हम लोग h की जगह पे x रख देंगे, अच्छा है x की जगह पे h रख देंगे, तो यहीं पे h रख देते हैं, है ना, यहीं पे h रख देते हैं। तो यहाँ के बाद हम लिखेंगे कि h बराबर x है, तो यहाँ पे x की जगह पे h रखेंगे अगर, तो √3h = h + 40, h + 40। अब h को अगर इधर करें तो ये हो जाएगा √3 - 1, क्योंकि h कॉमन ले लेंगे ना हम जब इधर करेंगे, तो √3 - 1 होगा क्योंकि h कॉमन है, = 40। तो इस तरह से h बराबर हो गया 40 डिवाइडेड बाई √3 - 1। तो सबसे पहले तो इसको रेशनलाइज कर लो, तो ये हो जाएगा √3 + 1 और यहाँ पे हो जाएगा √3 + 1, तो ये a² - b²। तो इस तरह से हमारा h का वैल्यू हो गया 40 √3 + 1, और नीचे जो होगा a का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर और -b² यानी कि 1² यानी कि 3, √3 का स्क्वायर 3 होगा और 3 में से गया 2, तो ये कट जाएगा कितना बार में, 20 बार में। तो इस तरह से हमारा h का वैल्यू हो गया 20 और √3 का वैल्यू इन्होंने दिया है 1.73, है ना, 1.73 और +1। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमारा h का वैल्यू कितना होगा, अगर 1 जोड़ेंगे तो ये 20 और ये हो जाएगा इनटू में 2.73, तो 20 से गुना करिए सबसे पहले, तो h बराबर हो जाएगा हमारा, एक 0 बढ़ा दीजिए और 2 से गुना कर दीजिए, तो 3 दूना के 6 और 7 दूना के 14 और 2 दूना के 4 और 1 5, ठीक है ना, और एक 0 हम बढ़ाए हुए हैं, 3 दूना के 6, 7 दूना के 14, 2 दूना के 4 और 1 5, पॉइंट कितने अंक के बाद, 2 अंक के बाद, तो यहाँ पे ये हो गया, यानी कि जो हाइट है ये इतना मीटर हुआ, लेकिन हमें तो हाइट ऑफ टावर PQ निकालना है ना, टोटल PQ का लेंथ निकालना है, तो PQ बराबर क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा h + 40 यानी कि 54.60 और +40, है ना, तो ये 5 4 9 94.60 मीटर, ये हो जाएगा हमारा PQ लेंथ। तो ये एक पूछ रहा था, इसको ऐसे घेर के आंसर लिख देंगे। एक हमसे पूछ रहा था कि PX का लेंथ कितना होगा, तो PX का लेंथ तो स्मॉल x के बराबर है और स्मॉल x जो है वो h के बराबर ही है, तो h तो हमारा यहाँ पे आया हुआ है,
तो डायरेक्ट हम एक लिख देंगे यहाँ पे, मतलब इसके नीचे लिखिएगा आप कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स, और एक्स का वैल्यू एच है और एच का वैल्यू हमारा आया हुआ है 54.60 मीटर। तो एक आंसर हमारा ये हो गया, सॉरी पी एक्स लिखेंगे, पी एक्स, ठीक है ना। तो ये आपका कंप्लीट हो गया दोनों क्वेश्चन, ठीक है। अब इस ईयर में कोई भी आप क्वेश्चन नहीं बाकी है।